ओके, सो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स मैकेनिक्स को। हम इसे बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल डिटेल में जाके डिस्कस नहीं करेंगे कि हाइजेनबर्ग इस अप्रोच तक पहुंचा कैसे था। अम, लेकिन हम लोग सिर्फ इसकी उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो हमें इस कोर्स में फ़िलहाल फ़ायदा दे रही हैं, टेक्निकल स्टफ को। बहरहाल अगर आप लोग इसको देखना चाहें तो क्वांटम मैकेनिक्स की 9 फॉर्मूलेशंस में से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेशन है। और कुछ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रास को स्टडी करते हुए हाइजेनबर्ग इस फॉर्मूलेशन तक पहुंचा था और देन उसने यहीं से रियलाइज किया था कि ये फॉर्मूलेशन अनसर्टेनिटी के बारे में भी इंडिकेशन दे रही है। जो अब हमें पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडिंग फाउंडिंग प्रिंसिपल है, कॉर्नरस्टोन है क्वांटम मैकेनिक्स का। सो मैट्रिक्स फॉर्मूलेशन असल में डिस्क्रीट बेसिस के अंदर रिप्रेजेंटेशन भी है अब स्टेट वेक्टर्स की, ऑपरेटर्स की। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट वेक्टर्स एंड ऑपरेटर्स एंड डिस्क्रीट बेसिस। हमारे पास दो तरह की बेसिस होती हैं, कंटिन्यूस बेसिस और डिस्क्रीट बेसिस। लोग बेसिस के बारे में बहुत ज़्यादा तफसील से पहले दो ट्यूटोरियल्स में देख चुके हैं कि क्या होती हैं। अब लोगों को पता है कि अगर हमारे पास कोई भी स्टेट वेक्टर गिवन हो, जैसे स्टेट वेक्टर साई है, हम इसे और ये स्टेट वेक्टर पार्ट है किसी हिल्बर्ट स्पेस का। सो ये वेक्टर स्पेस है जो हिल्बर्ट वेक्टर स्पेस है, इसके अंदर कुछ म्यूचुअली ऑर्थोनॉर्मल बेस केट्स हैं। हम इसको उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। से आई कैन से दैट आई कैन राइट दिस स्टेट वेक्टर्स ए साई 1 प्लस ए 2 साई 2 प्लस ए एन साई एन। सो ये स्टेट वेक्टर असल में कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है एक ऐसे सेट को जो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर से मिला है, और ये कंप्लीट सेट है हमारे पास। कंप्लीट बेसिस सेट से मुराद, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कंप्लीट सेट ऑफ बेस सेट्स या कंप्लीट सेट ऑफ बेसिस। सो कंप्लीट सेट एक टेक्निकल वर्ड है। यहाँ पर कंप्लीट सेट से मुराद हम एक ऐसी वेक्टर स्पेस लेते हैं जिसके जितने भी वेक्टर्स हैं जो इस बेसिस में स्पैन कर रहे हैं, उन्हें लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिखा जा सके, यानी कि तमाम वेक्टर्स को एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिखा जा सके। सो एनी वेक्टर इन अ गिवन वेक्टर स्पेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन basis, as a linear combination of vectors from the basis. तो उस बेसिस में जितने भी वेक्टर्स आ रहे हैं उस आप उनको लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं, और इसे हम नाम देते हैं कंप्लीट सेट ऑफ बेसिस का। सो यहीं से हमारे पास एक और टर्म भी आती है, कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स या कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल CSCU। इनके बारे में भी हम किसी वक्त देखेंगे कि ये क्या होती हैं। So, बहरहाल इनके साथ एक और कंडीशन भी है। फिलहाल हमने एक तो ये कि इस बेसिस को आपके पास डिस्क्रीट होना चाहिए, इसको कंप्लीट होना चाहिए, ऑर्थोनॉर्मल होना चाहिए। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब है कि आपके पास ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। और आखिरी जो कंडीशन इसमें वो ये है कि इसको काउंटेबल इनफाइनाइट होना चाहिए। सो इन्फिनिट सेट्स की बहुत सारी एग्जाम हैं, जिनमें से एक काउंटेबली इनफाइनाइट है। हम इनकी बहुत ज़्यादा तफसील में मैं इस वक्त नहीं जाऊंगा कि मैथमेटिशियंस इन चीज़ों को, इनफाइनाइट सेट्स को um, किस तरीके से डिफाइन करते हैं या इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। क्योंकि एक चीज़ अगर इनफाइनाइट है तो सवाल ये है कि वो काउंटेबल कैसे हो सकती है। यूजली हम इनफाइनाइट से मुराद एक ऐसी चीज़ लेते हैं जो अनअप्रोचेबल हो, अनकाउंटेबल हो। सो बहरहाल उसमें इनफाइनाइट सेट्स की बहुत सारी एग्जाम है जो हमें सेट थ्योरी में मिलती हैं। यहाँ मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ये बात करूँ कि हम एक बेसिक डेफिनेशन काउंटेबल सेट की ये लेते हैं कि अगर आपके पास कोई सेट है, सो लेट मी कॉल दिस साई।
इसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, साई वन, साई टू। सो ये लेट्स सपोज कि साई एन तक जा रहे हैं, वेयर एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसी तरह आपके पास एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी है। आप एक तारीफ इसकी इस तरीके से करते हैं जिसमें वन आ रहा है, टू आ रहा है, और ये एन तक जा रहा है आपके पास। अगर आपके पास इसके हर एलिमेंट के साथ एक वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस हो, अगर हमारे पास वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस हो आपके स्टेट वेक्टर की और किसी नेचुरल नंबर के सेट के दरमियान, इस तरह इस बेसिकली आपका स्टेट वेक्टर काउंटेबली इनफाइनाइट कहलाएगा। डेफिनेटली आप इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये आपको एक फॉर एवर टाइम चाहिए होगा, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होगा कि आप उसके तमाम एलिमेंट्स को कैलकुलेट कर सकें। लेकिन चूंकि ये एक पॉसिबल चीज़ है कि आपको जितना मर्जी वक्त लग जाए और जब आप किसी फाइनाइट टाइम तक पहुंचेंगे तो आपको फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप इनफाइनाइट टाइम तक कैलकुलेट करते रहेंगे तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे। मतलब जहां पर भी आप जाकर स्टॉप कर लगाएंगे अपनी कैलकुलेशन को, वहां पर आपको अ, एक ऐसा सेट मिलेगा जिसको काउंट किया जा सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो सेट थ्योरी में इस्तेमाल, जो सेट थ्योरी से हमारे पास आई है, लेकिन ये फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस में इस्तेमाल होती है। इवन क्वांटम ग्रेविटी में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, स्पेशल रिलेटिविटी के अंदर भी। सो सो ये कंडीशंस हैं हमारे पास डिस्क्रीट बेसिस के अंदर स्टेट वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन पे। सो यहाँ पर ये इसके साथ ही हम लोग एक और रिलेशन भी लिख लेते हैं, कंप्लीटनेस रिलेशन। जब हम बात करते हैं कंप्लीटनेस रिलेशन की, तो कंप्लीटनेस रिलेशन से हमारे पास मुराद होती है एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी साई एन, सॉरी फाई एन आइडेंटिटी। अगर मैं यहाँ पर हैट लगाऊंगा तो इसका मतलब है कि ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं हैट नहीं लगाऊंगा तो इसका मतलब है कि ये एक मैट्रिक्स है। सो सो दिस इज एन ऑपरेटर, ये सेटले की नोटेशन है हमारे पास, एंड दिस इज अ मैट्रिक्स। सो ये हमारे पास एक कंप्लीटनेस रिलेशन है, इसको हम क्लोजर रिलेशन भी कहते हैं। और जो आई है वो यूनिट ऑपरेटर है, ये आपके पास किसी भी गेट को या ब्लॉक को अनचेंज्ड छोड़ देता है। सो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेट्स, हमने आखिरी ट्यूटोरियल में भी देखा था कि गेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम दोबारा एक दफ़ा इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेट्स। अगर आपके पास कोई स्टेट वेक्टर साई दिया है, इसके ऊपर हम किसी आइडेंटिटी ऑपरेटर को या यूनिट ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं, इसे अनचेंज छोड़ेगा। इसका कंप्लीटनेस रिलेशन लिख लेते हैं। सो अंडरस्टूड है कि वन टू इन्फिनिटी जाएगा, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, इसकी लिमिट्स फाई एन और साई आपके पास आ गया। सो इसको मैं फिलहाल ब्रैकेट से रिमूव कर देता हूँ। अब ये जो नंबर है इसको मैं ए एन कह देता हूँ। ये सिर्फ स्केलर नंबर है, तो मैं स्केलर नंबर को जिस मर्जी तरफ लिख लूँ इससे फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर हमने डिफाइन ये किया कि ए एन इक्वल्स सो ए एन कॉफिशिएंट्स हैं जो इस टर्म के बराबर आ रहे हैं। ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही है प्रोजेक्शन ऑफ साई ऑन टू phi n. So basically, so this coefficient represents the projection of nth element upon psi. So अगर हम कोई correspondence relation लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, phi 1 over psi इसी तरीके से nth एलिमेंट तक। सो एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपके पास डेफिनेटली ये नंबर भी आ रहा है। सो फिलहाल हम सिर्फ इस कॉफिशिएंट को एक कॉलम वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये चीज़ a1 है, इसी तरीके से आपके पास ए एन के बराबर आ जाएगा। अब ये जो कॉफिशिएंट चूंकि ये एक हिल्बर्ट स्पेस में लाई करता है, तो ये जो नंबर होंगे ये कॉम्प्लेक्स होंगे, इनर प्रोडक्ट है, डेफिनेटली ये कॉम्प्लेक्स होंगे। ये कॉफिशिएंट्स जो हैं कॉम्प्लेक्स हैं।
तो इस तरीके से आपने किसी स्टेट वेक्टर को, जिसको हम कॉलम वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो कैट को हम कॉलम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन ये हमारी एक नोटेशन है, चूंकि डुअल स्पेसेस होती हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको क्या कर किसके साथ किसको क्या नाम दे रहे हैं, किस कैट रो में लिख रहे हैं, कॉलम में लिख रहे हैं, आपको सिर्फ इंटरचेंज करना पड़ेगा अपनी चीज़ों को। सो बहरहाल ये कॉलम वेक्टर जिसको हम काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की सूरत में हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग ब्रा वेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें ब्रा वेक्टर्स को रोज की सूरत में रिप्रेजेंट करना होगा। सो अगर हम इसको लिखना चाहें तो आपको इस साइड पे अप्लाई करना पड़ेगा, कोई भी अपना प्रोजेक्ट, आप जिसकी चीज़ की प्रोजेक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं। सो ये चीज़ आ गई इसके बराबर। और चूँकि ये एक कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस है, सो इस चीज़ को हम अगर इस तरीके से लिखना चाहें इसके डॉट प्रोडक्ट को दूसरे कम्यूटेटिव वे में, सो ये आपके पास बन जाएगा साई स्टार, सॉरी यहाँ पर बनाना था साई एन, तो ये चीज़ आपके पास बराबर आ जाएगी। इसको हम A1 स्टार कह देते हैं और इसको हम AN स्टार कहते हैं। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इस टेक्निक को इस्तेमाल करके आप किसी भी ब्रैकेट वेक्टर को से साई और फाई को आ, किसी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हमें पता है कि जो पहला आपके पास वेक्टर होगा, ये जो ब्रा वेक्टर, इसको आप रो की फॉर्म में लिखेंगे, A1 स्टार AN स्टार, और जो दूसरा नंबर इसको मैं B1 कह देता हूँ, सिर्फ ये शो करने के लिए कि इससे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो ये चीज़ आपके पास बन जाएगी AN स्टार BN। यही हमारे पास असल में इनर प्रोडक्ट्स की रिप्रेजेंटेशन है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वेक्टर्स आ रहे हैं आपके पास साई, आपके पास ये जो साई और साई हैं, ये असल में एक दूसरे के हर्मिशन एडजॉइंट्स हैं। हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से बहुत इजीली देख सकते हैं। हम आमतौर पर ये अज्यूम करते हैं कि आपके पास जो स्टेट वेक्टर्स हैं ये नॉर्मलाइज्ड हैं, यानी कि हमारे पास डेफिनेशन इनकी ये बनती है साई साई एन AN स्टार AN AN स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। लेकिन अगर ये नॉर्मलाइज ना हो तो उस सूरत में आपको इनके साथ किसी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अल्फा साई ओवर अल्फा साई, सॉरी ओवर कह रहा हूँ, अल्फा साई। सो दिस थिंग विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू साई साई equals 1. So from this equation we can see that alpha square equals 1 over psi and alpha equals 1 over so this is basically the length or norm of the vector. So कैट्स के बाद हम ऑपरेटर्स को भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑपरेटर्स की, अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर है ए। इस लीनियर ऑपरेटर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आई यहाँ पर किसी कंप्लीटनेस रिलेशन को शो कर रहा होगा। सो लेट पहले मैं इसको एन में एक्सपेंड कर लेता हूँ। सो फाई एन ये आपके पास आ गया। सो देन आपके पास वेक्टर ए आ गया। अब यहाँ पर हम कोई और इंडेक्स यूज़ कर लेते हैं, इसे हम स्पेंड करते हैं, दोनों सम्स को कंबाइन कर लेता हूँ मैं, फाई एन ए फाई एन फाई। अब ये जो है ये आपके पास एक नंबर है,
इस नंबर को हम लोग नाम दे देते हैं ए एन एम का। तो ये चीज़ आपके पास बन गई एन एम फाई एन ए एन एम फाई एम। तो ये हमारे पास नंबर इसके बराबर है। अब चूंकि ये एक नंबर है तो आप इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ये आपके पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ गई। एक को असल में हमने किसी बेसिस में रिप्रेजेंट किया है, वो जो हमारे पास बेसिस आ रही थी साई एन की कंप्लीट डिस्क्रीट ऑर्थो नॉर्मल और काउंटेबल इनफाइनाइट, इसमें हमने रिप्रेजेंट किया किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से। और अब यहाँ पर हमारे पास हैट नहीं तो ये रिप्रेजेंटेशन है कि ये इस ऑपरेटर की मैट्रिक्स फॉर्म है। सो आप इस ए को लिख सकते हैं A11 A12 A21 A22 और ये एन तक जाएगा। इसी तरीके से आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है। सो 1 0 0 0 0 1 0। इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंट कर सकते हैं। असल में हमने ये देखा है कि अगर हम तमाम चीज़ों का सम अप करें, अगर आपके पास कैट्स हों तो कैट्स को हम लोग कॉलम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रास हों तो ब्रास को रो वेक्टर से। और अगर हमारे पास ऑपरेटर्स हों तो ऑपरेटर्स को स्क्वायर मैट्रिक्स से। अब हम कुछ और ऑपरेटर्स की मैट्रिक्स फॉर रिप्रेजेंटेशन स्टडी करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स की। तो सबसे पहले हमारे पास है हर्मिशियन एडजॉइंट ऑपरेटर। हमें हमें पता है कि हम किसी हर्मिशियन एडजॉइंट ऑपरेटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हर्मिशियन एडजॉइंट ऑपरेटर, इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेके आपको इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। या हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं एन एम फाई एन फाई एम फाई एम फाई एन। ये चीज़ आपके पास बराबर आ गई ए एम एन स्टार के। असल में आपने किया क्या है, आपने आपने ये किया है कि ए स्टार सॉरी एन एम बराबर है ए एम एन के। सो ये एन एम और एम एन की इंटरचेंजिंग शो करती है कि आपने इसका ट्रांसपोज लिया है और देन कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिक का मतलब है कि आपने इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किया है। सो अगर तो ये मैट्रिक्स हर्मिशियन होगा तो फिर ये हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि ए स्टार एम एन बराबर है ए एन एम के। सो अगेन इंडिकेट्स करता है कि आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होती हैं वो रियल होती हैं। या दूसरे लफ्जों में इस बात का मतलब ये भी है कि ए कॉन्जुगेट स्टेरिस ए ट्रांसपोज के कॉन्जुगेट असल में ए के ही बराबर है सिंपल मैट्रिक्स नोटेशन में। और एक चीज़ और है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स हमेशा आपके पास स्क्वायर होगा, ये कोई और आप मैट्रिक्स नहीं इसमें ले सकते हैं। इसी तरीके से हम इनवर्स मैट्रिक्स को भी और यूनिटरी मैट्रिक्स को भी लिख सकते हैं और ऑपरेटर्स की फॉर्म में, या यूनिटरी इनवर्स ऑपरेटर्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो
इनवर्स ऑपरेटर या इनवर्स मैट्रिक्स लिख लेते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स उसी वक्त एग्जिस्ट करता है जब वो स्क्वायर हो और उसका डिटर्मिनेंट सॉरी ए स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट बी नॉन जीरो। अगर तो इस तरह के मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा हो या जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। इस तरह का मैट्रिक्स कहलाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इनवर्स फाइंड कैसे किया जाता है, मैं सिर्फ इसका एक मैट्रिक्स में फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं जो प्रीवियस क्लासेस में कि कोई मैट्रिक्स है एन एम, इसका अपने इनवर्स लेना है तो आपको यहाँ पर कोफैक्टर्स चाहिए होते हैं। सो कोफैक्टर्स ऑफ ए एम एन और देन डिवाइड कर देना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि ए इनवर्स बी ट्रांसपोज असल में सब मैट्रिक्स है तमाम कोफैक्टर्स का और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस तरीके से बहरहाल हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स। सो जो मैट्रिक्स हैं वो कोफैक्टर्स फाइंड करने का तरीका आप लोगों को पता है कि कैसे फाइंड करते हैं। सो किसी भी जो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट्स के इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पुराना फार्मूला जो हम लोग पहले पढ़ते आए हैं। सो दिस विल बी क्यू इनवर्स पी इनवर्स सी इनवर्स बी इनवर्स। ऑर्डर जो होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। so, इसी तरीके से अगर मैट्रिक्स का डबल इनवर्स लिया जाए तो ये आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स यील्ड कर देता है। देन हमारे पास है यूनिटरी मैट्रिक्स। सो कोई भी मैट्रिक्स उस वक्त यूनिटरी होगा अगर उसका इनवर्स उसके एडजॉइंट के बराबर हो। U is said to be unitary if U inverse equals एडमिशन कॉन्जुगेट। इस बात का एक और मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि यू डैगर मल्टीप्लाई बाई यू इक्वल्स आई। जब आप हमारा जो आई है वो यूनिट मैट्रिक्स है। अच्छा, अब हम लोग ना कुछ और कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट वेक्टर्स की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस डिस्कस करते हैं। कि लेट्स सपोज कि आपके पास ये एक चीज़ दी हुई है, आपने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स के अंदर। हमें पता है कि ये एक ऑपरेटर है। सो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसको लिखें जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं A1 A2, ये चीज़ आ गई आपके पास A1 स्टेरिसिक A2 स्टेरिसिक A1 A1 स्टेरिसिक A1 A2 स्टेरिसिक A2 A1 स्टेरिसिक A2 A2 स्टेरिसिक। और इस तरीके से आप इनके सारे कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इस कॉम्बिनेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो देन हमारे पास आता है अगला ऑपरेटर आता है ट्रेस। ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। हम लोग इसे किसी वक्त किसी और टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है और ये किस तरीके से हमें फ़ायदा पहुंचाता है कैलकुलेशन में या फिजिकल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने में। सो ट्रेस ऑपरेटर को जो ट्रेस होती है वो असल में डायगोनल एलिमेंट्स का सम होती है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के। सो फाई एन ए फाई ऑफ एन, इसको हम लिख सकते हैं ए एन एन। मैट्रिक्स की फॉर्म में इस बात का मतलब ये है कि A11 प्लस A22
सो जिस तरह जो प्रॉपर्टीज हमारे पास इन्वर्सेस के लिए होल्ड करती हैं या ट्रांसपोजेस के लिए होल्ड करती हैं, कमोबेश वही प्रॉपर्टीज ट्रेस के लिए भी होल्ड करती है। मिसाल के तौर पर ट्रेस ए डैगर इक्वल्स ट्रेस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसी तरीके से ट्रेस ऑफ अल्फा ए इक्वल्स अल्फा ट्रेस ऑफ ए। इसी तरीके से ट्रेस ऑफ ए बी सी इक्वल्स, अच्छा यहाँ पर हम कोई भी सिक्लिक परमुटेशन लगा सकते हैं। आप ट्रेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर द सिक्लिक परमुटेशन। तो आप इस चीज को लिख सकते हैं सी ए बी बी सी ए, जब तक ये सिक्लिक परमुटेशन होंगी ये रिलेशंस होल्ड करेंगे फॉर सिक्लिक परमुटेशन। तो आप इसके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे वो सारे हम लिख सकते हैं। सॉरी, इस आज अब हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखना चाह रहे हैं। एक हमारे पास एक एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है फाई ए साई। इस चीज को हमने ट्रांसफॉर्म करना है या ट्रांसलेट करना है इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्सेस। सो हम इसको पहले इसके अलजेब्राइक फॉर्म में कास्ट कर लेते हैं। अलजेब्राइक फॉर्म में कास्ट करने के लिए हमें यहाँ पर यूनिट ऑपरेटर को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। और देन इनके कॉम्प्लीटनेस रिलेशंस को इस्तेमाल करके आपने एक्सपेंड कर लेना है। ये हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। अच्छा यहाँ पर मतलब आप यहाँ पर हमने इंडेक्सेस एन और एम ली हैं और यहाँ पर हम एन को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपके पास टर्म इंडेक्सेस हैं। सो आप इसमें लाजमी नहीं होता कि आप अगर आप किसी एक इंडेक्स पे सम कर रहे हैं तो आपको इक्वेशन के दोनों साइड्स के ऊपर सम करना पड़े। आप किसी एक ही फैक्टर में सम कर रहे होते हैं। या अगर मैं एन को किसी और इंडेक्स से रिप्लेस करता हूँ से जे से, सो अब ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको यहाँ पर भी रिप्लेस करूँ और यहाँ पर भी रिप्लेस करूँ। तो मैं उसको किसी कर भी दूँ तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इंडिपेंडेंट सम्स हैं। तो आप इनको अपनी मर्ज़ी से इन इंडेक्सेस को चेंज कर सकते हैं जो आप बदल चाहे। सो इस इक्वेशन को हम लोग रीराइट करते हैं फाई ऑफ एन सब। आपके पास यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ आ रही हैं। इन क्वांटिटीज़ को हम लोग इस क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं बी एन की फॉर्म में। ये क्वांटिटी हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है ए एन एम और इसको मैं कह देता हूँ स्मॉल ए एम। चूंकि सारे नंबर्स हैं तो आप इन नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में जाके लिख सकते हैं। बहरहाल अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई है बी एन फाई एन ए एन एम ए एम फाई एन। तो ये इक्वेशन हमें ये कह रही है कि आपके पास बी एन बराबर होगा ए एन ए एन एम ए एम के। तो अगर हम इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में ट्रांसलेट करना चाहें तो बी वन
B2 A11 A12 A21 A22 A1 A2। इस तरीके से हम इस गिवन इक्वेशन को ट्रांसलेट कर सकते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। सेकंड हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है फाई ए साई के। एक आपने सैंडविच किया हुआ है दो डिफरेंट स्टेट वेक्टर्स के दरमियान, फाई और साई के दरमियान। आपने इसको इसकी मैट्रिक्स फॉर्म कैलकुलेट करनी है। तो अगेन यहाँ पर हमें दोबारा से यूज़ करना होगा कंप्लीटनेस रिलेशंस को। पहले हम आई को लिखते हैं एन के साथ, एन की बेसिस में। ए, अब आई को लिखते हैं एम की बेसिस में। और यहाँ पर आगे के पास साई। अब इसे एवेल्युएट करते हैं। तो इसे एवेल्युएट करने के नतीजे में हमारे पास टर्म्स आएंगी एन एम फाई फाई एन ए फाई एम साई। इस नंबर को हम कह देते हैं बी एन स्टेरिस्टिक। अब हमें पता है कि इसको हम बी एन स्टेरिस्टिक क्यों कह रहे हैं, हम लोग पहले इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा ए एन एम और ये आपके पास है ए एम। तो आपके पास इक्वेशन आ गई है फाई ए साई एन एम बी एन स्टेरिस्टिक ए एन एम ए एम। इस चीज़ को आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं B1 B2 A11 A12 A21 A22 A1 A2। इस तरीके से आपने अपने गिवन ऑपरेटर को साई को मैट्रिक्स फॉर्म्स के अंदर ट्रांसलेट कर लिया। सो जब आपके पास इस तरह की नोटेशन आ जाती है तो फिर आप बहुत इजीली एक और फैक्ट चीज़ को भी रियलाइज कर सकते हैं। वो ये कि हमारे पास इस तरह के वेक्टर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करते। मिसाल के तौर पर कैट साई कैट फाई, ब्रा साई ब्रा फाई, या फिर स्टेट वेक्टर को लेफ्ट साइड पे अप्लाई करना है इस ब्रा वेक्टर पे, या फिर आपने इसको अप्लाई करना है इस कैट वेक्टर पे लेकिन अब राइट साइड पे। सो ये जो चीज़ें होती हैं इस तरह की कॉम्बिनेशन फॉरबिडन होते हैं क्योंकि ये मैट्रिक्सेस में कोई सेंस नहीं बना रही होती। मैट्रिक्सेस की टर्म्स में नॉन सेंसिकल चीज़ें हैं, इनकी कोई मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन नहीं है क्योंकि आप इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये भी आपके पास एक कॉलम वेक्टर है, ये भी कॉलम वेक्टर है। आप दो कॉलम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हम लोग चेंज ऑफ बेसिस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास चेंज ऑफ बेसिस आप किसी भी वेक्टर को बेसिस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पर आपके पास दो सेट ऑफ बेसिस हैं, फाई एन और एक आपके पास है फाई एम, दोनों डिस्क्रीट हैं, ऑर्थोनॉर्मल हैं, काउंटेबल इनफाइनाइट हैं, कंप्लीट हैं। आपने इस बेसिस से इसमें जाना है, ये चीज़ कहलाती है चेंज ऑफ बेसिस। और जिस मैट्रिक्स के थ्रू ये होगी, दरमियान में कोई आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स होल्ड कर रहा होगा, जो आपको एन से एम में लेके जा रहे हैं, इस मैट्रिक्स को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे हो एक्स वाई जी, आपने जाना है आर थीटा फाइव में, तो आपको यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स चाहिए जो आपको एक्स वाई जी से आर थीटा फाइव में लेके जा रहा हो। डेफिनेटली आपके पास इक्वेशन मौजूद हैं कि एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, अगर हम 2D की बात करें, सॉरी, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हैं जो दरमियान में आपके पास काम कर रहे हैं, जो आपको ए एक्स से आर थीटा में लेके जा रहे हैं और ए वाई और आर थीटा से एक्स और वाई में लेके आ रहे हैं। अगर मुझे भूल नहीं रहा तो मेरे ख्याल में हम इस मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ए आर थीटा को, सो आर ज़ीरो ज़ीरो आर साइन थीटा, शायद कुछ इस तरह का मैट्रिक्स होता है। लेकिन मुझे इस बारे में कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग चेक कर सकते हैं। इवन कि ट्रांसफॉर्मेशन खुद से कैलकुलेट की जा सकती हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हो सकती हैं। अच्छा, हम लोग इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, इन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्सेस को और इन चेंजेस को। वो हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये अगर आपके पास कोई भी गिवन स्टेट वेक्टर है फाई एन, आप इसको एक्सपेंड कर दें किसी, हमें पता है कि हम इसके साथ आई को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर को, इसको अनचेंज रहने देगा। अब आप आई को किसी नई बेसिस के अंदर एक्सपेंड कर लें, से मैं इसको एम के अंदर कर लेता हूँ, आई फाई एम। सो ये जो प्राइम का साइन सिंबल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास एक न्यू बेसिस है। तो ये आपके पास बन गया अगेन, ये एक नंबर है, आप इस नंबर को इस साइड पे लिख लें, हो देखते हैं यू एम एन और फाई। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि साई एन से साई एम प्राइम में आपको जो मैट्रिक्स लेके जा रहा है उसको हमने यू एन एम का नाम दिया है, यू एम एन का। और आप इस मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं कि यू एम एन बराबर है इनर प्रोडक्ट है फाई एम प्राइम और फाई एन का। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो ओल्ड बेसिस से न्यू बेसिस में लेके जा रही है। तो अगर हम इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में ट्रांसलेट करना चाहें जिस तरह हम लोग पहले काम करते हैं, तो ये चीज़ बन जाएगी फाई वन ओवर फाई, तो अगर हम सिर्फ 3 डायमेंशन में काम कर रहे हैं आसानी के लिए, तो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, तो जिसको हम लोग यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दे रहे हैं। यूनिटरी, ये मैट्रिक्स यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन को होल्ड करता है। सो आप इसको आप ये एक थ्योरम भी है, आप इसको इजीली शो कर सकते हैं। जेटले की बुक में एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल है 2.16, कि अगर ये दो उसमें आपने शो करना है कि अगर सो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा, अगर एक कोई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दो कंप्लीट और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को कनेक्ट कर रहा हो, ट्रांसफॉर्म करवा रहा हो एक दूसरे में, तो वो मैट्रिक्स यूनिटरी होता है। आप इसको प्रूव कर सकते हैं।
और जो ये यूनिटरी मैट्रिक्स होगा ये उनकी तमाम प्रॉपर्टीज को होल्ड करवाएगा, ओबे करेगा, जो हम लीनियर अलजेब्रा में या लीनियर वेक्टर स्पेसेस में पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, हमारे पास अब लास्ट जो चीज़ें करने वाली डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन में वो है हमारे पास आइगन वैल्यू प्रॉब्लम की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। हम क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स को आइगन वैल्यू इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करते हैं। Sorry. आइगन वैल्यू इक्वेशन हम लोग कैसे, हमारे पास जो एक सिंपल आइगन वैल्यू इक्वेशन है वो आपके पास होगी, ए ऑपरेटर को जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसकी कोई आइगन वैल्यू स्मॉल ए आ जाएगी। सो ये आपके पास एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है जिसमें जो साए हैं ये आपके पास आइगन वेक्टर्स हैं। ये आइगन वैल्यू है और ये आपके पास कोई भी लीनियर ऑपरेटर है। और यहाँ पर हम कंडीशन ये लगा देते हैं कि ये किसी कॉम्प्लेक्स सेट का पार्ट है हिल्बर्ट स्पेस की वजह से। अच्छा, अब हमने इस चीज़ को ट्रांसलेट करना है मैट्रिक्स के अंदर। तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि पहला स्टेप हमारे पास ये इंसर्ट, बल्कि अगर मैं ये चीज़ यहाँ से रिमूव कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, जगह बच जाएगी। पहला स्टेप हमारे पास ये है कि इंसर्ट यूनिट ऑपरेटर आई between linear operator A and eigenvector psi. So A hat I hat psi A psi इसके बराबर आ गया। हम इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं बेसिस में एक्सपेंड करके। अगला हमारे पास स्टेप ये है कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इसी ग्राफ वेक्टर साई एम के साथ। सो हमें इसको, मुझे वैसे ही कहना चाहिए कि मैं इसको ग्राफ वेक्टर साई एम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि डिफरेंट बेसिस रहें और हम एक कंप्लीट रिलेशन फाइंड कर सकें। सो देन ये चीज़ बन जाएगी साई एन एम एम वेक्टर साई एन सॉरी फाई एन इंटू साई ए एन एम फाई एम फाई एन साई। सो एन एम ये आपके पास आ गया मैट्रिक्स ए एम एन फाई एन साई
एन एम ए, ये जो चीज़ है ये क्रॉनिक डेल्टा के बराबर है। आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एन एम इस इक्वेशन को मैं दोबारा एक दफ़ा लिख लेता हूँ अगले अगले बोर्ड पे। मेरे पास फाइनल इक्वेशन ये बनी थी। अब इस इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो इक्वेशन है ये इनफाइनाइट है, होमोजेनस है, system of equations for the coefficients of phi and psi। अब इस इक्वेशन के लिए हमें पता है लीनियर अलजेब्रा से भी, मैट्रिक्स अलजेब्रा से और डिफरेंशियल इक्वेशन से कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन उस वक्त होल्ड करेगा जब इस फैक्टर का डिटर्मिनेंट आपके पास 0 के बराबर आएगा। तो यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास ये इक्वेशन उसी वक्त नॉन जीरो सॉल्यूशन देगी अगर ये डिटर्मिनेंट वैनिश हो जाए। इट डजंट मैटर कि मैं इसको एम एन लिख रहा हूँ या एन एम लिख रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स के साथ एक मसला ये है, एक मसला है, वो ये कि हमें पता है कि ये इस मैट्रिक्स में इनफाइनाइट रोज आ रही हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो फिर तो डेफिनेटली आपके पास ये जो बेसिस हैं इन्हें किसी ना किसी फाइनाइट नंबर के ऊपर ट्रंकेट होना चाहिए। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके अंदर सिर्फ एन नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं, लेकिन नंबर ये एन इतना लार्ज है कि बट एन गारंटीज कन्वर्जेंस। इस सूरत में तो आप इसका मैट्रिक्स, तो हमने इसको एन नंबर ऑफ टर्म्स पे ट्रंकेट कर लिया ताकि आप इसका मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकें, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकें। लेकिन हमने कंडीशन यहाँ पर ये लगाई कि ये इतना लार्ज होगा कि ये कन्वर्जेंस को लाजमी गारंटी कर रहा होगा, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इसमें होनी चाहिए। सो हम इसका nth डिग्री डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं और वो आपके पास आएगा a11 माइनस a21 a31 an1। so a12 a22 minus a32 an2। इसी तरीके से a1n a2n an minus a equals 0। इस इक्वेशन को सेकुलर इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो आपको n आइगन वैल्यूज देंगे। a1 a2 an, चूंकि ये nth ऑर्डर इक्वेशन nth डिग्री इक्वेशन है, सो जो n इक्वेशंस आती हैं इनका जो सेट बनेगा, सो लेट्स सपोज कि ये सेट आपके पास बनता है a1 a2 an। इसको हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रम का, स्पेक्ट्रम ऑफ ए। तमाम आइगन वैल्यूज का जो सेट होता है उसको हम उस मैट्रिक्स के सब
के स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। तो अगर एक दफ़ा आपके पास सर्कुलर इक्वेशन फाइंड हो जाए तो देन आप फिर आगे आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर n आइगन वैल्यूज आ रही हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग n ही आइगन वेक्टर्स होंगे। लेकिन अगर एक आइगन वैल्यू से आपके पास दो या दो से ज़्यादा आइगन वेक्टर्स जनरेट होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो आइगन वैल्यू जो है वो डी जनरेट है। So या आप ये कह सकते हैं कि if a number of different if a number of different eigenvectors, two or more, have the same eigenvalue, this eigenvalue is said to be degenerate। कि अगर एक eigenvalue दो या दो से ज़्यादा eigenvectors को generate करवा रही है, yield कर रही है, तो eigenvalue degenerate है। अब उस degeneracy का order क्या होगा, वो number of linearly independent eigenvectors से find किया जा सकते हैं जिनका जिनके eigenvalue same है। मिसाल के तौर पर एक eigenvalue से आपको 5 डिफरेंट आइगन वेक्टर्स मिलते हैं। इसका मतलब है कि आपका सिस्टम जो है वो 5 फोल्ड डीजेनरेसी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। सो इन दिस वे क्या हम लोग इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। So this is a way to translate an eigenvalue problem into matrix mechanics. So ये हमारा आज का ट्यूटोरियल था। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं ईमेल पे या नेक्स्ट ट्यूटोरियल में या किसी भी तरीके से। थैंक यू।